नमस्कार, मैं निरंजन स्वागत करता हूं आप सभी का युवाचार समाचार के डेली डोज पर, जहां हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की, राष्ट्रीय खबरों की और छत्तीसगढ़ के दिन भर के घटनाक्रम की। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की। सुशांत कोयल बनी ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बल की पहली महिला सेना प्रमुख। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया ने सुशांत कोयल को अपनी पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त किया है। यह घोषणा अप्रैल 2026 में की गई थी। वह जुलाई 2026 में आधिकारिक तौर पर अपना कार्यभार संभालेगी। लेफ्टिनेंट जनरल सुशांत कोयल अपने पद पर दशकों का अनुभव लेकर आई है। वर्तमान में चीफ ऑफ ज्वाइंट कैपेबिलिटीज के रूप में कार्यरत है। 1987 में सेना में शामिल होने के बाद से उन्होंने कई वरिष्ठ कमांड पदों पर कार्य किया है। उनकी नियुक्ति न केवल पहली महिला सेना प्रमुख बनाती है, बल्कि ऑस्ट्रेलियाई सैन्य इतिहास में किसी भी सेवा शाखा का नेतृत्व करने वाली पहली महिला भी बनाती है। जी हाँ, इस नियुक्ति की घोषणा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने की। उन्होंने इसे देश के 125 साल के सैन्य इतिहास का एक निर्णायक क्षण बताया है। रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्श ने भी इस कदम के प्रतीकात्मक महत्व पर जोर दिया और कहा कि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने में प्रतिनिधित्व की ओर अहम भूमिका होती है। अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बात करते हैं भारत से जुड़ी खबर की। कैलिफोर्निया विधानसभा ने वैसाखी को दी आधिकारिक मान्यता। जी हाँ, कैलिफोर्निया विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर वैसाखी को सिख अमेरिकियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक के रूप में मान्यता दी है और राज्य के लोगों को वैसाखी के तौर पर होने वाले कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया है। यह प्रस्ताव विधानसभा सदस्य जसमीत कौर बैस द्वारा पेश किया गया, जिसे 80 सदस्यीय सदन में से 76 सदस्यों का समर्थन प्राप्त हुआ। प्रस्ताव में कहा गया है कि विधानसभा 14 अप्रैल 2026 को मनाई जा रही वैसाखी को मान्यता देती है और इसे सिख इतिहास व सिख अमेरिकियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस मानते हुए इस अवसर पर गहरा सम्मान व्यक्त करती है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय खबरों की। बिहार के नए सम्राट बने चौधरी। जी हां, आपने सही सुना। भारतीय जनता पार्टी के नेता और नीतीश सरकार में 2 बार डिप्टी सीएम रह चुके सम्राट चौधरी को पटना में सीएम पद की शपथ दिलाई गई। उनका शपथ ग्रहण आज 15 अप्रैल 2026 को हुआ। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने सम्राट को सीएम पद की शपथ दिलाई। इससे पहले नीतीश कुमार ने 14 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने लोक भवन पहुंचकर राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंपा था। इस्तीफे से पहले उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रिपरिषद को भंग करने की जानकारी दी थी। सियासी इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब बिहार में भाजपा के किसी नेता मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक पाठशाला से निकले सम्राट चौधरी ने सियासत के शुरुआती गुर राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी में सीखे। उनकी राजनीतिक ट्रेनिंग आरजेडी में हुई, जहां उन्होंने सत्ता और विपक्ष दोनों का अनुभव हासिल किया। सम्राट ने साल 1990 में अपनी सियासी पारी की शुरुआत की और लंबे समय तक आरजेडी से जुड़े रहे। उन्हें मई 1999 में राबड़ी देवी की सरकार में कृषि मंत्री बनाया गया था। वे साल 2000 और साल 2010 में परबत्ता विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। साल 2005 में आरजेडी के सत्ता से बाहर होने के बाद भी वे लंबे समय तक पार्टी के साथ बने रहे और बिहार के विधानसभा में विपक्ष के मुख्य सचेतक की जिम्मेदारी भी निभाई। लगभग 2 दशकों तक आरजेडी में सक्रिय रहने के बाद उन्होंने साल 2014 में जनता दल का दामन थाम लिया। जेडीयू में उनका सफर लंबा नहीं चला और लगभग 3 साल बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी का रुख किया। बीजेपी में उन्हें राज्य इकाई का उपाध्यक्ष बनाया गया और बाद में विधान परिषद भेजा गया। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद वे नीतीश कुमार सरकार में मंत्री बन गए। इसके बाद मार्च 2023 में उन्हें बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अब मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने के साथ ही सम्राट चौधरी के लंबे राजनीतिक सफर का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत की संसद की। केंद्र सरकार ने संवैधानिक सुधार का प्रस्ताव रखा है, जिससे देश की संसदीय संरचना में बदलाव आ सकता है। इस नए संशोधन विधेयक के जरिए सरकार का लक्ष्य लोकसभा की सदस्य संख्या बढ़ाना और परिसीमन की प्रक्रिया में बदलाव करना है। इस प्रस्ताव में परिसीमन और 2026 के बाद होने वाली जनगणना के बीच अनिवार्य संबंध को खत्म करने की भी बात कही जा रही है, जिससे सीटों का पुनर्वितरण पहले से ही किया जा सकेगा। इस कदम का एक और उद्देश्य संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण को लागू करने की प्रक्रिया को तेज करना भी है। केंद्र सरकार ने
संविधान संशोधन विधेयक 2026 पेश किया है, जिसमें यह प्रस्ताव शामिल है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करना, साथ ही निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से जुड़े प्रावधानों में भी संशोधन किया गया है और लोकसभा द्वारा पारित विधेयक के अनुसार महिलाओं के लिए आरक्षण को तेजी से लागू करने का प्रावधान करना है। इस विधेयक पर संसद के विशेष सत्र के दौरान चर्चा होने की उम्मीद है, जो 16 और 17 अप्रैल के लिए निर्धारित किया गया है। इस संशोधन का उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 81 में बदलाव करना है। भारत के राज्यों से अधिकतम 815 सदस्यों का चुनाव किया जाएगा और केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम 35 सदस्य चुने जाएंगे। यह विस्तार भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या को दर्शाता है और इसका उद्देश्य नागरिकों को बेहतर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना भी है। अगर हम बात करें परिसीमन की, तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संसदीय और विधानसभा क्षेत्र की सीमाओं को फिर से तय किया जाता है और जनसंख्या में हुए बदलाव के आधार पर सीटों की बंटवारे को समायोजित किया जाता है। नया परिसीमन विधेयक 2026 पिछले परिसीमन अधिनियम 2002 की जगह लेने का भी प्रस्ताव करता है। भारत में कई बार परिसीमन की प्रक्रियाएं पूरी की गई है, लेकिन 1976 के बाद से राज्यों के बीच जनसंख्या संतुलन बनाए रखने के लिए इन बदलावों को रोक दिया गया था। इसके अलावा अगला परिसीमन 2026 की जनगणना के बाद होने की उम्मीद थी। यह नया प्रस्ताव पहले की चुनावी संरचना की ओर नीतिगत बदलाव का संकेत देता है। खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर की। छत्तीसगढ़ में लागू होने वाला है समान नागरिक संहिता। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर की। छत्तीसगढ़ में लागू होने वाला है समान नागरिक संहिता। जी हां, छत्तीसगढ़ सरकार ने यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी है। 15 अप्रैल यानी कि आज ही के दिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। सरकार ने औपचारिक रूप से राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस फैसले का मकसद अलग अलग धार्मिक कानूनों की जटिलता को खत्म कर एक सरल, एकरूप और न्याय संगत कानूनी व्यवस्था को लागू करना है। यूसीसी जैसे संवेदनशील और व्यापक मसौदे को तैयार करने के लिए सरकार ने सबसे पहले रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करने की मंजूरी दे दी है। यह समिति सरकार की आंख और कान की तरह काम करेगी। समिति के अन्य सदस्यों का चयन मुख्यमंत्री स्वयं करेंगे। यह समिति एक बहुस्तरीय प्रक्रिया के जरिए यूसीसी का प्रारूप तैयार करेगी। छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि वर्तमान में राज्य में विभिन्न धर्मों के पर्सनल लॉ होने के कारण अक्सर कानूनी प्रक्रिया में असमानता और जटिलता पैदा हो जाती है। इसके अलावा सरकार का तर्क है कि यूसीसी से धार्मिक और लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा, जो संविधान की मूल भावना के अनुरूप है। ध्यान देने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य नहीं, लेकिन इस दिशा में बढ़ने वाला यह अकेला राज्य भी नहीं है। फरवरी 2024 उत्तराखंड में यह यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना और इसके बाद मार्च 2026 में गुजरात में यह नियम लागू हुआ। पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में भी तेजी से काम चल रहा है और संकेत है कि बिल अगले 6 महीनों में पेश किया जा सकता है। तो साफ है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने यूसीसी के लिए औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह एक लंबी और विस्तृत प्रक्रिया है, जिसमें कानूनी मसौदा तैयार होने से लेकर उसे लागू करने में समय अभी लग जाएगा। तो डेली डोज में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय पर नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं निरंजन लेता हूं आपसे विदा। शुभ रात्रि।